चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 की बात शुरू करते हैं। आज आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो उसको साथ में रखे बेटा। यस, दिस इज द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। चैप्टर 1, बहुत सारे एमसीक्यूज और यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड के साथ कोरिलेशन में बहुत। दिस इज द फर्स्ट पेज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। The first question from the first line only. Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death. This is the keyword. If I wish to ask the question of good set or neat level, in that case, natural death is the keyword of an organism represent its life. बेटा क्वेश्चन जो है आपको इस डेफिनेशन को लेके पूछ सकता है, या तो नेचुरल डेथ आपको ऑप्शन में दिया होगा, या तो सिर्फ डेथ है, या तो फिर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि पूरी डेफिनेशन दे दी है आपको एंड फाइंड आउट द रॉन्ग वर्ड और मिसिंग वर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन फॉर द पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो याद रखिए बेटा। देन दूसरा क्वेश्चन इस पैराग्राफ से यहां पर आता है कि व्हाई डू we say there is no natural death in single cell organism। वे नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? देखते हैं यहाँ पे, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों भाई? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को आप क्यों ऐसा बोलते हो कि इमॉर्टल है वो, उसकी डेथ नहीं होती? तो बेटा उसका आंसर ये होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिवाइड ही होगा। ओके, वो कभी इनएक्टिव हो गया ऐसा नहीं होता। हाँ, यदि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट एनर्जी वो सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, दैट इज ट्रू, तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यदि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, दिस इज द कंडीशन, तो वो सेल साइकिल कंप्लीट करेगा और डिवाइड हो जाएगा। तो बिफोर, वैसा बोलेंगे हम कि बिफोर सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इट डिवाइड्स, तो एक में से दो सेल बन जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं। यदि सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो उसकी डेथ नहीं होगी, उसका डिवीजन हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसी को हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, आप जानते हो स्टैंडर्ड 11 में आपने बात की थी कि इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल डिवीजन एंड द रिप्रोडक्शन इज सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर प्रोसेसेस। तो याद रखें, आंसर होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं बिकॉज इफ they have all the favorable factor, they undergo cell division and get transformed into the progeny cell या in the new cells. Then ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के फोटोग्राफ दिए थे, उनके लाइफ स्पान की बात की थी। एटलीस्ट जो प्रिंटेड है उसको याद रखना, ओके। बाकी सबके हैं आपके पास, जरूरत नहीं है लेकिन। देन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ से और एक एमसीक्यू, डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू द यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा इसको, नए ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। द स्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज साइकिल, जिसको बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ कहा जाएगा। तो ये साइकिल याद रखें कि बर्थ होगा, ग्रोथ होगा और डेथ होगा। ओके, बर्थ, ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर ही रिप्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान रखें आप। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation। बेटा ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation। और एक दूसरा क्वेश्चन जाइगोट वाला है, याद होगा आपको, मैंने बहुत दफा एग्जाम में पूछा है। ओके, व्हाट लिंक्स द टू जनरेशन? तो जाइगोट लिंक द टू डिफरेंट जनरेशंस। ओके, ये इसी चैप्टर में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 12 के फर्स्ट चैप्टर में ही। आगे जाइगोट पे बात करूंगा मैं। तो जाइगोट आंसर में लिखना या रिप्रोडक्शन लिखना, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों सिमिलर दिखते हैं। ओके, कभी एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन, कभी एग्जाम में पूछा जाइगोट वाला आंसर जिसमें आता है वो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें जाइगोट लिखे या रिप्रोडक्शन लिखे। तो बेटा आप खास ध्यान रखें, यहाँ पे रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species
जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और यदि उस क्वेश्चन में आपको लेके जाऊं, जाइगोट इज द वाइटल लिंक that ensures continuity of the species between organisms of one generation to the next generation. ओके तो यहाँ पे ये जाइगोट की बात है, इट्स अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ओके बेटा देखो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर लगते हैं, दोनों में स्पीशीज की बात की हुई है। ओके लेकिन ध्यान रखें ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन की बात है, ये दो जनरेशन को जोड़ता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से स्पीशीज कंटिन्यूटी होती है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर अलग अलग है, प्लीज ध्यान रखें इसमें कि भाई there is a large diversity in the biological world of each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitats, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. तो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या मेथड कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है? सो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे। मैं क्वेश्चन में सेवरल अदर फैक्टर्स ना दूं और एनवायरमेंटल फैक्टर यदि ऑप्शन में दिया होगा तो आपको डी ऑल अबव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, मैं इंटरनल फिजियोलॉजी की जगह पे इंटरनल मॉर्फोलॉजी वर्ड लिखता हूं तो भी चलता है। ओके बेटा इस तरह के वेरिएशंस चेंजेस क्वेश्चन पेपर बनाने वाला इंडिविजुअल पेपर सेटर हमेशा करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको गौर करने को कही थी व्हेन वी स्टडीड दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट with or without the involvement of the gamete formation, it is called asexual reproduction. यहाँ पर है the offspring is produced by the single organism, वो तो ठीक है, लेकिन with or without the involvement of gamete, जनरली स्टूडेंट ऐसा ही सोचता रहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट होंगे, एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होते। लेकिन ये चीज मैंने 11th स्टैंडर्ड से आपको रिपीटेडली बताई हुई है कि ऐसा नहीं है भाई। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग सेकंड चैप्टर में एपोमिक्सिस पढ़ चुके हो, जिसको पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जेनेटिक्स में हमने, राइट। तो गैमेट्स बनेंगे, लेकिन गैमेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो बेटा जब कभी भी एपोमिक्सिस होगा या जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, उसके अंदर गैमेट तो होते ही है। ओके हर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का नहीं होना ये भी पॉसिबल नहीं है या जरूरी नहीं, और गैमेट का होना ये भी जरूरी नहीं। एंड इसलिए डेफिनेशन में हमेशा विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि गैमेट बन भी सकते हैं और गैमेट नहीं भी बन सकते हैं इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कंसेप्ट मैंने बहुत दफा पहले भी बताया था, आज फिर से आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं ये सारी चीजें। When two parents participate in the reproduction process, also involve the fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. Simply that is okay. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन की बात करते हैं, हमेशा क्लोन वाला क्वेश्चन AIPMT में नीट में पूछा गया है। ओके ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है क्या दूसरी तरह से। बेटा जब कभी भी क्लोन की बात करें तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर दे कि भाई माइटोसिस ही होगा। ओके 3 तरह के सेल डिवीजन आप लोग पढ़े हो, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस, याद है ना आपको। तो बेटा जब कभी भी क्लोन की बात करते हैं तो माइटोसिस ही लिखने का। मैं चैप्टर नंबर 1 को 11th स्टैंडर्ड के 10th चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन से जोड़ रहा हूं। चैप्टर्स को रिलेट करके क्वेश्चन यदि मुझसे पूछना है तो मैं क्लोन में किस तरह का सेल डिवीजन होता है ये पूछना हूं, तो हमेशा आपको पता है माइटोसिस। क्यों भाई? क्योंकि क्लोन को मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर कहते हैं ना। क्लोन मतलब क्या? द ऑर्गेनिज्म विच आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपीयरेंस एंड जेनेटिकली मतलब जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन में सेम होंगे, सिमिलर होंगे, उनको क्लोन कहा जाएगा। ओके सो बच्चों इसको आप याद रखें, द क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोन। माइटोसिस ही होगा भाई, ठीक है बेटा। मियोसिस होगा तो वेरिएशन आ जाएंगे, जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन चेंज होगा रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तो इसलिए मियोसिस आंसर में नहीं आ सकता। बेटा एमाइटोसिस की मैं बात करूं तो एमाइटोसिस में जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता। आपने पढ़ा है एमाइटोसिस इज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ सेल डिवीजन। यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप पहली दफा इसको सुन रहे हो, तो यूट्यूब चैनल नीटेड रेणुका पे आपको ये वीडियो में मिल जाएगा एमाइटोसिस वाला। ओके जो मेरे बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन के अंदर भी, जो रेणुका की अपनी एप्लीकेशन है स्टडी की, उसमें भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा एमाइटोसिस वाला।
ओके जो रेणुका इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनको इसका वीडियो भी मिलेगा, इसकी नोट्स भी मिल जाएगी एमाइटोसिस वाली। तो बेटा प्लीज ध्यान रखें, एमाइटोसिस मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड माइटोसिस मतलब सेम जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन मेंटेन होता है। तो जहां जहां क्लोन वहां वहां माइटोसिस, दैट्स इट, इसको याद रखें। तो क्लोन की यहाँ पे बात की है, एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर, बडिंग इन द ईस्ट, ये बर्ड फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ओके बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये अमीबे की बात हो रही है, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन मतलब भी माइटोसिस, ये भी आपको पता है। देन आगे बढ़ो बेटा मैं, asexual reproduction is common among single cell organism and plants and animals with relatively simple organization. In Protista and Monera, the organism or the parent cell division into two to give rise to the new individual. बेटा प्रोटिस्टा और मोनेरा, देखो प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेल्युलर, हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12 की। प्रोटिस्टा मतलब कौन भाई, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। तो मोनेरा मतलब कौन भाई, तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। ओके प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है और मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों यूनिसेल्युलर ही तो होते हैं। प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्निलॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। मोनेरा मतलब कौन, तो जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा एज वेल। ओके इसको हमने मोनेरा में इंक्लूड किया था चैप्टर 2 में। तो याद रखें इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो ये सेम होगा क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं। बेटा ये फोटोग्राफ्स जो दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पर, उसको भी ध्यान रखें कि ज़ूस्पोर्स ऑफ द क्लैमिडोमोनास, दिस ऑल आर द ज़ूस्पोर्स ऑफ द क्लैमिडोमोनास, जिसके अंदर ये दो फ्लैजिला आपको दिख रही है। ओके इसको लेबल कर दें आप, यदि नहीं किया है तो लेबल कर दें, शायद मेरे बच्चों ने पहले कर दिया होगा जब मैंने पहली दफा पढ़ाया था उनको लाइव लेक्चर में। तो ये क्लैमिडोमोनास के ये दो फ्लैजिला है, जहां जहां फ्लैजिला होगा वहां वहां लोकोमोशन होगा और इसीलिए इनको ज़ूस्पोर बोला गया है, जिसमें लोकोमोशन होता है वो ज़ूस्पोर्स होते हैं क्लैमिडोमोनास में। देन कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम दिया हुआ है बेटा, दिस ऑल अदर कोनिडिया जो राउंड और ऑब्लॉन्ग होते हैं जिसको कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया इज अ काइंड ऑफ स्पोर, SPOR, स्पोर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन स्पोर। इन द केस ऑफ पेनिसिलियम इट इज कोनिडिया, जो आगे की तरफ टिप रीजन पे होते हैं। ओके और इसे चेन लाइक अरेंजमेंट जिनकी होती है दैट इज कोनिडिया, द स्ट्रक्चर फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन ये हाइड्रा दिख रहा है, बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। ओके टेंटिकल्स है ये सारे, ये माउथ हुआ, हाइपोस्टोम कहते थे उसको हम, और ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, तो ये जेम्यूल्स इन द स्पोन, जेम्यूल्स है ये अंदर की तरफ जो राउंड राउंड दिख रही है जेम्यूल्स है, लेबल कर देना इसको जेम्यूल। जेम्यूल मतलब इंटरनल बर्ड, दोनों वर्ड्स लिखने हैं आपको, जेम्यूल भी लिखो और इंटरनल बर्ड भी होते हैं ये भी समझ लो। ओके बेटा ये स्पॉन्ज है ना, ओके स्पॉन्ज जो एक्वेटिक होती है, फाइन, जिसको हमने पॉलीफेरा ऑर्गेनिजम्स कहे थे। ये स्केलेटन है उसका जो आपको दिख रहा है, ये स्पॉन्जिन दिख रहा है आपको, ये स्पॉन्जिन होता है ये सभी, तो ये उसका स्केलेटन बनाता है। ये इंटरनल कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, द कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील एंड इनसाइड द कैविटी जेम्यूल्स आर प्रेजेंट, या जिसको हम कहते हैं इंटरनल बर्ड। ये ओपनिंग होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं हम। ये सारे वर्ड्स आपको स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 4 में पॉलीफेरा के अंदर मिलेंगे। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये वर्ड्स याद रखें, इसको लेबल करें। इसी डायग्राम को मैं नीट के क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ और आपको पूछूं कि ये किसका लेबल है, ये क्या है, तो एट द टाइम यू कैन नॉट से दैट इट इज नॉट गिवन इन द NCERT इवन दो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ द स्टैंडर्ड 12। नहीं ये गलत हो जाएगा। ओके लोग ऐसा बोलते हैं भाई आउ बधु ना पूछे ने आउछन तेउछ है, कुछ भी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आंसर मिलता ही है, तो ध्यान रखें इसको। आगे बढ़ो मैं बात बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ये लोग एक में से दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ओके मैंने बताया प्रोटिस्टा और मोनेरा एग्जांपल के साथ। ईस्ट में सेल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन है ये, बर्ड फॉर्मेशन होता है। बच्चा अनइक्वल डिवीजन इज अनइक्वल मतलब एमाइटोसिस। ओके ईस्ट में बर्ड फॉर्मेशन के लिए एमाइटोसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो 99% स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते। ओके इन ईस्ट बर्ड फॉर्मेशन इज विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन,
तो भाई आओ तो टेक्स्ट बुक में आप यूज नहीं, दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट यूज्ड टू से। मेरे बच्चे देखेंगे इसको समझ लेंगे, अनइक्वल डिवीजन मतलब ए माइटोसिस, तो यहाँ पर इसको ए माइटोसिस लिख दे आप लोग। Small bird are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism that cells. Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through the special asexual reproduction structure, जिसको हमने आगे देखा जूस्पोर्स में, that usually microscopic motile। क्यों मोटाइल है भाई? क्योंकि फ्लैजिला था ना, जहां फ्लैजिला होगा वो मोटाइल ही होगा भाई, सिंपल चीज है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, जेम्यूल्स इन द स्पॉन्ज, लेकिन जेम्यूल इंटरनल बर्ड होता है, ये चीज ना भूले आप। ओके तो जहां जहां जेम्यूल्स लिखा हुआ है, जेम्यूल बोलो गैम्यूल बोलो, उसको इंटरनल बर्ड लिख लेना भाई। देन यहाँ पे और दो चार चीजें मैं क्लियर करवाऊँ आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये पोटैटो है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्यूबर कहते थे पोटैटो में, ट्यूबर TUBER, राइट। ट्यूबर के केस में ये आई क्या है? ये जर्मिनेशन ऑफ द आई बर्ड्स क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय आई ऑफ पोटैटो? तो बेटा पोटैटो के अंदर होता क्या है, ये ट्यूबर जो है वो एपिकल बर्ड होती है, अंडरग्राउंड ब्रांच होती है स्टेम की, और अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ द स्टेम के एंटीरियर पार्ट पे फूड स्टोर होगा। ओके सो इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रांच, अंडरग्राउंड स्टेम की ब्रांच है, उसमें फूड स्टोर हो रहा है। तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे नोड होते हैं, एनोड ई नोड, और हर एक नोड के ऊपर ये आई ऑफ पोटैटो बनता है। ओके लोकेशन ऑफ द आई ऑन द ट्यूबर ऑफ पोटैटो, दैट इज ट्रू, बट स्पेसिफिक ऑन द नोड। ओके बेटा ये चीज आप लोग याद रखना कि जहां जहां नोड होगा वहां पे एक्सिलरी बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड भी होगा, और क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है तो इसके ऊपर स्केली लीफ भी होगा। तो बेटा बर्ड जो है वो क्या है? इट्स एक्सिलरी बर्ड। इनफैक्ट स्पेसिफिक बताऊं तो एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड है। क्यों एडवेंटिशियस? क्योंकि भाई अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर है ना, इसलिए एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड। प्लस वहां पे स्केली लीफ होगा। स्केली लीफ मतलब क्या? जो अंडरग्राउंड स्टेम पे होता है, कलरलेस होता है, उसे स्केली लीफ कहते हैं। तो adventitious auxiliary bird plus scaly leaf is equal to eye of potato, that's it। कहां पर था ये? तो it is present on the node। एक साथ बहुत सारे नोड हो सकते हैं, एक ही नोड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो फोटोग्राफ में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ओके ये जितने भी आपको दिख रही 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 ये सभी, ये सब क्या होंगे? ये नोड होंगी बेटा, और नोड के ऊपर ही ये सभी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आई क्या होता है ये मैंने बता दिया बेटा। प्लीज आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखना, इट इज एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 रेफरेंस बुक में मैंने देखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन कोई पूछेगा, आपको आंसर आना चाहिए। ओके जनरली स्टूडेंट एक्सिलरी बर्ड लिख के आता है, उनको एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन में। सो प्लीज टेक केयर। फिर ये राइजोम है, आपको दिख रहा है राइजोम कहां पर होगा? तो जिंजर होगा, टर्मरिक होगा। ओके ये राइजोम आपको दिख रहा है एज वेल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इन द केस ऑफ बनाना, राइजोम बनाना के अंदर भी तो होता है, जो 11th में नहीं था 12th में दिया हुआ है, इसी चैप्टर में मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है, लेबल किया है नोड्स, ये बहुत सारी नोड्स है, नोड में से एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, देख सकते हो आप लोग। ओके और इसको हम क्या बोलते हैं? राइजोम कहते हैं। तो जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। देन ये बल्बिल है बेटा, दिस इज द बल्बिल इन द अगेव। ओके अगेव के अंदर होती है ये बल्बिल। अब बल्बिल के लिए यहाँ पर लिख लेना, दिस इज अगेन एक्सिलरी बर्ड विच स्टोर फूड एंड पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, या पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन नॉट फर्टिलाइजेशन। ओके ये दो चीजें लिख दो, एक्सिलरी बर्ड है ये। तो बल्बिल की बात की मैंने, आपने लिख दिया होगा यहाँ पे फूड स्टोर कर रहा है एंड कंसर्न विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर ब्रायोफाइलम बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया है, ब्रायोफाइलम के अंदर भी ये एडवेंटिशियस बर्ड होती है लीफ के सरफेस पे, ऑन द नॉचेस ऑफ द लीफ, और उसमें से नया प्लांट बनता है। देन यहाँ पे ऑफसेट इन द वाटर हायसिंथ, ओके वाटर हायसिंथ, वाटर लिली,
वाटर लिली भी एग्जाम्पल में हो सकता है। ऑफसेट होगा बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा दूं, हमने रनर की बात की थी, हमने सकर्स की बात की और ऑफसेट की भी बात की है। रनर जो होते हैं वो ग्रास में देखने मिलेंगे, हाइड्रोकोटाइल में देखने को मिलेंगे, जो प्लांट का नाम है। ओके, दे रन पैरेलल टू द ग्राउंड। फिर रनर की बात की। सकर्स की बात करूं तो अंडरग्राउंड होते हैं लेकिन पैरेलल टू द ग्राउंड, जमीन के नीचे से पैरेलल जाएंगे, तो वो सकर्स मिंट में पाए जाते हैं। और ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट में होंगे जो वाटर सरफेस के ऊपर पैरेलल ग्रो करते हैं। ओके, दिस थ्री, रनर, ऑफसेट एंड जिसको हमने बताया सकर, ये तीनों एक्सिलरी बर्ड में से डेवलप होने वाली ब्रांच होती है स्टेम की। इट्स अ ब्रांच ऑफ द स्टेम, जिसके ऊपर नोड इंटरनोड होता है, और जहां पे नोड होगा वहीं से डेवलपमेंट होगा, याद रखें। ओके, कहीं पर भी जब कभी भी आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो ये चीज कायम याद रखें कि स्ट्रक्चर के ऊपर नोड एंड एक्सिलरी बर्ड होना चाहिए। फिर वो नॉर्मल एक्सिलरी बर्ड हो या एडवेंटिशियस एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है, तभी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। देख रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसको। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबा, ऑफसाइट, बल्ब वगैरह की बात की मैंने। दिस ऑल आर वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, वाटर हायसिंथ के लिए टेरर ऑफ बंगाल, चैप्टर 13-14 में इसकी बात हो चुकी है। आप जानते हो टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, वाटर हायसिंथ, जिसकी ग्रोथ बहुत होती है। ओके, देन मैंने आपको अभी बताया राइजोम के लिए, तो ये क्वेश्चन है। बर्ड्स दैट इज कॉल्ड आई ऑफ पोटैटो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, राइजोम बता दिया मैंने, बनाना एंड जिंजर, है ना बेटा। बनाना याद रखना, जब कभी भी राइजोम आएगा तब स्टूडेंट को जिंजर टर्म नहीं याद आता है, बनाना याद ही नहीं आता। 11th में नहीं दिया था, 12th में दिया है, मैंने बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ी इंट्रोडक्शन है जो ऑलरेडी मैंने बात की, लेकिन फिर भी एक दफा। Sexual reproduction involves formation of the male and female gamete exhibited by the same individual or different individual of the opposite sex। क्यों सेम इंडिविजुअल? क्योंकि भाई अर्थवर्म का एग्जांपल है हर्माफ्रोडाइट जो होता है। ओके, एक ही एनिमल बॉडी के अंदर स्पर्म भी बनता है, ओवा भी बनता है, तो सेम इंडिविजुअल में से भी आ सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल में से भी आ सकते हैं। मेन चीज क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमेट्स चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए एंड जाइगोट बनना चाहिए। आई रिपीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये तीन चीजें होगी तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, वरना नहीं। फाइन, हमने यहाँ पे ये भी एक बात की है कि स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई शो दैट दो they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, but when it comes to the sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब में सेम ही होगा। ओके, चाहे भले भी प्लांट, एनिमल, फंगाई हो, अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अलग अलग फाइलम की बात करें, तो मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, एंड फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने का तरीका सब में अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर एक में सेम ही होगा। किस तरह से? तो तीन चीजें बताई, फिर से रिपीट करूं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टू अकर एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज मस्ट। यहाँ पर और एक चीज, जुवेनाइल फेज एंड जिसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। द फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक, जुवेनाइल मतलब क्या भाई, बर्थ के बाद शुरू होता है जुवेनाइल फेज। ओके, बर्थ से मैच्योरिटी तक जुवेनाइल फेज बोलेंगे। जैसे मैच्योरिटी आ गई, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं या मैच्योरिटी बोल सकते हैं, ओके, तब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा। The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower। जब वो फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर बनेंगे, तब उसको रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हुआ है ऐसा कहा जाएगा। ओके, तो दो फेज की यहाँ पे बात की, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। इनफैक्ट तीसरा फेज होता है जिसको सेनेसेंस कहते हैं। ओके, सेनेसेंस में जाएगा मतलब क्या कि अब वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा।
तो जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस की बहुत क्लियर बात इस चैप्टर में नहीं की गई है, लेकिन आगे फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगा इसी चैप्टर में अगले पेज पे। तो जुवेनाइल फेज मतलब ही वेजिटेटिव फेज होता है, याद रखें। जब फ्लावर बनने शुरू होंगे, प्लांट की बात करें तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हुआ। जब ह्यूमन में या एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन होगा, ओके, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो चुका है। तो याद रखें कि हमें कैसे पता चलता है प्लांट एंटर हुआ रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इजीली सीन्स इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। ओके, इन सम प्लांट्स where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period? बेटा ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए नीट के एग्जाम रिलेटेड, कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड को जुवेनाइल पीरियड बोलोगे या मैच्योर पीरियड बोलोगे? इंटर फ्लावरिंग फेज मतलब पता चला ना आपको कि एक दफा फ्लावर दिया, फिर फ्लावर नहीं दिया, फिर दूसरी दफा फ्लावर दिया। इसी को एक एग्जांपल में कन्वर्ट करूं, कोई शॉर्ट डे प्लांट होगा तो विंटर में फ्लावर देगा, मतलब कि दिसंबर जनवरी मंथ में उसके ऊपर फ्लावर आए, तो उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में ही उसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे। ओके, तो दिसंबर जनवरी के बाद का जो पीरियड होगा उससे नेक्स्ट दिसंबर जनवरी तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज है या मैच्योर फेज है? दिस इज द क्वेश्चन, कि मैच्योर फेज ही कहा जाएगा। ओके, कोई प्लांट जुवेनाइल फेज में से मैच्योरिटी फेज में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया। ओके, मान लो कि 2020 में पहली दफा दिसंबर मंथ में उसके ऊपर फ्लावर आए। ओके, कोरोना या नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर 2021 के दिसंबर में वापस उसके ऊपर फ्लावर आए, तो 2020 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके वो नवंबर दिसंबर तक वापस ऐसा ही रहा, फिर दिसंबर में वापस उसके ऊपर फ्लावर आए। तो दिसंबर 2020 में फ्लावर थे, दिसंबर 2021 में फ्लावर थे, तो उसके बीच का पीरियड भाई वो मैच्योर ही था। इज इट ओके? वो जुवेनाइल नहीं था। एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट्स की बात है यहाँ पर। बाइनियल मतलब 2 साल जिनका लाइफ स्पान होता है, एनुअल मतलब जिसको हर साल ग्रो करना पड़ता है, पेरेनियल मतलब जिसका लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है। और फिल प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन। तो ये अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। बाम्बू का एग्जांपल है, स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। कब होता है? 50 to 100 ईयर्स में एक दफा। देन फिर स्ट्रोबियंथस कुंथियाना, नील कुरंजी की मैंने बात की है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2 दफा पूछा गया लास्ट 3-4 ईयर्स में नीट में। स्ट्रोबियंथस कुंथियाना, नील कुरंजी कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, याद रखें। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में देखने को मिलता है, ऊटी वगैरह जाओ तो ये दिखते हैं। अभी 2018-20 में ही दिखे थे ये, मैंने विजिट किया था उसी टाइम पे नील कुरंजी को देखने के लिए। देन यहाँ पे इस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल दी हुई है, इसको भी क्लियर करवा दूं मैं आपको। ओके, क्या होता है? नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इस्ट्रस साइकिल। बेटा इस्ट्रस साइकिल में साइक्लिक चेंजेस होता है यूट्रस में, लेकिन कोई भी चीज डिस्कार्ड नहीं होती आउटसाइड द बॉडी, नंबर 1। सेकंड, सेक्सुअल अर्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन is always highest in the estrous cycle in these non-primate animals. एग्जैक्ट उल्टा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्राइमेट्स में होता है, मंकी, एप एंड ह्यूमंस। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं हम, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन के अंदर बात की जाए तो आप जानते हो, पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कि एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस डिसइंटीग्रेट कम आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बोलते हैं, डे 1 to 5 में होता है। इस फेज में रिप्रोडक्शन का अर्ज, ओके, अर्ज मतलब विश, ओके, यहाँ पे बहुत ही लो होता है या नहीं होता, ऐसा बोले तो चले। इस फेज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली उल्टे हैं, ध्यान रखें। ये नॉन प्राइमेट्स में, ये प्राइमेट्स में है। इस्ट्रस साइकिल में रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत कम। देन यहाँ पर सीजनल ब्रीडर्स की बात की है उन लोगों ने। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन ओनली दे रिप्रोड्यूस, तो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स तो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। मैमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता,
तो वो कंटिन्यूस ब्रीडर में कंसिडर होते हैं। मैंने जो आपको सेनेसेंस की बात की वो यहाँ से शुरू हो रहा है। द थर्ड फेज, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द सेनेसेंस or old age. There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. तो बेटा ये सेनेसेंस सिर्फ यहीं पर है पूरे चैप्टर में, ओके कहीं पर भी सेनेसेंस की बात नहीं है, सो कृपया इसे ध्यान में रखें। ओके ये हार्मोन्स की वजह से या मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से होता है सेनेसेंस, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसको याद रखें। दिस माइट बी द कीवर्ड फॉर द क्वेश्चन। ओके 3 phases यहाँ पे लिखे, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन या ट्रांजिशंस between 3 phases. So this is important. Interaction between the hormones and the certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organisms. So this is important. Events in sexual reproduction की बात में post fertilization और fertilization की बात हो रही है यहाँ पे। Okay, sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of the male and female gamete. Underline करना इसको, formation of zygote and embryogenesis या embryo development. Okay, pre-fertilization, fertilization में include करते हैं gametogenesis, gamete transfer की। gametogenesis में बात की है यहाँ पर कि भाई मेल और फीमेल गैमेट होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज एप्लॉयड। मिनिमम 200 टाइम्स मैं ये स्टेटमेंट बोल चुका हूँ 2 साल में कि गैमेट्स आर ऑलवेज एप्लॉयड एंड zygote is always diploid। तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद रखना, gametes are always haploid and zygote is always diploid। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स की। आइसोगैमेट्स देख रहे हो आप लोग, ओके क्लेडोफोरा जो अलगा होता है, ये मोटाइल जिसके गैमेट्स दिख रहे हैं दोनों सेम, मॉर्फोलॉजिकली सेम, तो इसको आइसोगैमेट्स बोलेंगे। फिर ये हेटेरोगैमेट देख रहे हो आप लोग फ्यूकस के अंदर, ओके ये फीमेल गैमेट है, ये छोटा हमेशा मेल गैमेट ही होता है। तो दोनों में मॉर्फोलॉजी में कितना चेंज है देखो, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तो ये हेटेरोगैमेट हुआ। ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही बोलेंगे, एक सेल इज ए लार्जर इन साइज, और ये 2 स्पर्म यहाँ पर दिखाए गए हैं तो ये भी हेटेरोगैमेटिक ही होगा। ओके तो आइसोगैमेट एनाइसोगैमेट भी समझते हो आप लोग, होमोगैमेट्स भी बोलते हैं इसको, आइसोगैमेट्स को। हेटेरोगैमेटिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होते हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं ये सब, फाइन। देन मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड या स्पर्म, फीमेल गैमेट को एग या ओवा कहते हैं। देन होमोथेलिक हेटेरोथेलिक यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है। होमोथेलिक या मोनेशियस, एक ही प्लांट बॉडी जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही होंगे, जिसको आप बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हो। एंड हेटेरोथेलिक या डायशियस मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। यूनिसेक्सुअल जिसको बोलते हो, मेल फ्लावर मेल प्लांट के ऊपर, फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट के ऊपर। स्टेमिनोड एंड पिस्टिलेट वर्ड इस्तेमाल करते थे हम, याद है आपको। देन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, बहुत दफा बताया, ठीक है। यदि पेरेंट बॉडी जो हैप्लॉइड होगा तो उसको गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करना पड़ता है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में पढ़ाया था, यहाँ पे फिर से ध्यान रखें इसको, ओके। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, ओके। और डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी होगा तो वो मियोसिस से गैमेट्स को बनाएगा, क्योंकि गैमेट्स बनने चाहिए जो हैप्लॉइड ही हो, और इसलिए ये बहुत जरूरी होगा माइटोसिस या मियोसिस होना। ये माइटोसिस कभी भी नहीं आता गैमेट बनाने में। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर ली मैंने यहाँ पे। हैप्लॉइड बॉडी किसका होता है, तो मोनेरा, फंगाई, आल्गी एंड ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी खुद हैप्लॉइड है, इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, माइटोसिस से गैमेट बनाएगा। लेकिन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होता है और इसलिए वो मियोसिस करेगा, ओके। और मियोसिस करके गैमेट्स को बनाएगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। मियोसाइट्स की बात करते हैं, गैमेट मदर सेल। ये हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल है, अर्थवर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये बाइसेक्सुअल हुआ, यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल। कॉकरोच आपके सामने फोटोग्राफ है। ये algae like कारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, स्कैन करके पूछेंगे। उगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रेडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे दिए हुए हैं आप लोगों को। फिर ये हेटेरोथैलस मेल प्लांट हुआ, फीमेल प्लांट हुआ, मेल के ऊपर एंथ्रेडियोस्पोर बोला हुआ है जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर,
आर्किगोनियोफोर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मार्केंशिया का एग्जांपल है ये। ओके, डी में दिखाया गया डाइशियस प्लांट मार्केंशिया। ये बायसेक्सुअल फ्लावर है स्वीट पोटैटो। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको नीट में कि भाई स्वीट पोटैटो का फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल या बायसेक्सुअल। ओके, तो પછી ત્યારે तीर के तुक्को ना करता, याद रखो बायसेक्सुअल फ्लावर है स्वीट पोटैटो। इसलिए हमेशा बोलता हूँ हर एक डायग्राम, हर एक फोटोग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसके लेबल समझे, उसके फंक्शंस क्या है उसको एनालाइज करें, और सब टाइटल तो हमेशा याद रखने ही है। सो ये कीवर्ड्स है मेरे, इसको याद रखना है आपको। एम्फियोग्लोसम, ओके, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये गैमेट्स में 630 तो 1260 इन द केस ऑफ फियोग्लोसम, याद रखें इसको। पोटैटो, एप्पल एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया है, याद रखना है इसको। गैमेट ट्रांसफर में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर इज द मीडियम, याद रखें इसको आप। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा भी होता है टू कंपनसेट द लॉस of male gamete during the transport, number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट को ट्रांसफर करना है तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, मेनली यहाँ पे लिखा है सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक alga, Bryophyta, Pteridophyta, water is the medium through which the gamete transfer takes place। तो इसको भी ध्यान रखें बेटा। पॉलिनेशन आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। Yeah, successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in the sexual reproduction, that is fertilization। तो क्या लिखा, most critical event in the sexual reproduction is fertilization, this is the MCQ। तो इसको भी ध्यान रखें आप लोग, ये पूछूंगा मैं भी। फर्टिलाइजेशन में अब सिंगेमी कहते हो ना इसको, the vital event of the sexual reproduction, perhaps the fusion of gametes, the process called syngamy result in the formation of the diploid zygote। Zygote is always diploid। ओके बेटा, पार्थेनोजेनेसिस मैंने ऑलरेडी बताया, आगे फिर से बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटिफर्स, हनी बी जो जेनेटिक्स में पढ़े थे, एंड सम लिजर्ड एंड बर्ड्स लाइक टर्की, द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट के केस में एपोमिक्सिस कहते हैं, एनिमल के केस में पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, दोनों सेम ही होंगे। एग्जांपल्स याद रखने जरूरी, कुछ सेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। देन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा पानी में होगा, वाटर में होगा। ओके, आप जानते हो बोनीफिश एंड फ्रॉग, ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, क्योंकि ऑफस्प्रिंग को प्रेडेटर खा जाएंगे, पानी में होता है, बॉडी के बाहर होता है, थ्रेटनिंग द सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हायर प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, जानते हो आप लोग। ओके, यहाँ पे मेन क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग टू ऑर्डर टू फ्यूज इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट्स। तो मेल गैमेट मोटाइल होगा, इंटरनल में, एक्सटर्नल में भी मोटाइल होता है, लेकिन एक्सटर्नल में दोनों मोटाइल हो ऐसा भी बन सकता है। ओके, जिसको हमने आइसोगैमेट्स बताया ना, तो आइसोगैमेटिक में या होमोगैमेटिक में दोनों मोटाइल हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ऐसा हो सकता है। फाइन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल होता है, ये डिफरेंस है, इसको भी याद रखें। ओके, यहाँ पे इन दिस इवेंट नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू द फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। आप जानते हो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड 12 या सेकंड चैप्टर में बताऊंगा वापस। जाइगोट के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, दैट वी नो वेरी वेल। लास्ट में एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, सेल डिफरेंशिएशन को समझ ले आप लोग। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन में जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, तो डिफरेंशिएशन में सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स होता है, मॉडिफिकेशन होगा सेल्स का, टिश्यू और ऑर्गन बनने की प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन होता है। ओविपेरस एंड विविपेरस, जो एग ले करते हैं वो ओविपेरस, जो बच्चे को बर्थ देंगे वो विविपेरस ले करेगा अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू द यंग वंस। इन ओविपेरस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पता है आपको,
कैलकेरियस शेल होगा, ओके, टू लीड अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट, इंक्यूबेशन होगा, उसमें से हैच करेगा और यंग वंस बनेंगे। विविपेरस में मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन zygote develop into young one inside the body of female organism, तो ये भी आप जानते हो। Due to proper embryonic care and protection, chances of survival of young one is greater in the viviparous। ऑब्वियस बात है, इसको अंडरलाइन करना, ये कुछ सेट में पूछा गया था। लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे आपको पेरिकार्प और फ्रूट ओवरी की बात है। आप जानते हो ओव्यूल के ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी के ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, राइट। तो बेटा वॉल ऑफ ओवरी को हम पेरिकार्प कहते हैं एंड वॉल ऑफ ओव्यूल जिसको इंटीगुमेंट भी कहते हैं, तो वो उसमें से बनता है सीड कोट। तो फ्रूट कोट और सीड कोट की बात है। यहाँ पे पी और एस आपको दिया हुआ है सीड्स एंड पेरिकार्प की बात है पी। ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हो सभी के सभी स्ट्रक्चर्स, ओके, एस और पी करके यहाँ पे दिया हुआ है। बेटा एज यूजुअल हमेशा बताता हूँ समरी को बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ ले, है ना बेटा। तो ध्यान रखना, इतनी चीजें होगी, आपको करना है ये सारी चीजें एवरीडे 2 आवर्स। मैंने आज भी आपको शेड्यूल बताया किस तरह से काम करना है। मैक्सिमम इस्तेमाल करो अपनी एप्लीकेशन का, रेणुका इंस्टीट्यूट की, जिसमें 11th का सारा सिलेबस, 12th का सारा सिलेबस, सारे वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव लेक्चर, नोट्स एंड मोर देन 2 लाख MCQs